رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। तो आज का जो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी का जो सेशन है वो चाइना के चैप्टर का है और चाइना का चैप्टर यानी कि समझे आधा हो गया है और थोड़ा-सा ही और बाकी है खत्म होने में। तो ये एक और सेशन होगा तो चाइना का चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले हम लोग ने देखा कि कौन-कौन सी इसकी बॉर्डर कहाँ-कहाँ पे लगते हैं, इनका हम क्लॉकवाइज़ चले थे। चाइना के नॉर्थ से कि मंगोलिया लगता है, फिर अ, उसमें रशिया लगता है बिल्कुल नॉर्थ फॉर ईस्ट पे और फिर उसके नीचे ईस्ट चाइना सी है जैसे कि दिख रहा है मैप में और फिर साउथ चाइना सी है। फिर उसके थोड़ा और नीचे आते हैं जब और क्लॉकवाइज़ इसी तरीके से चलता है। थोड़ा-सा और जगह रह गई है जिसकी बॉर्डर कंप्लीट होगी और देखते हैं कि आगे क्या मसला है इनका। शुरू होता है कि भई लाओस के साथ बॉर्डर या जो चाइना की वो बड़ी हिली जंगल टेरेन है ना वहाँ का जो आपको ये दिख रहा है लाओस ये वाली जगह और क्या नाम है और जंगल टेरेन है लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये जगह जो बहुत है वो बहुत मुश्किल है क्रॉस करना और मिलिट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस जगह को क्रॉस करना क्योंकि ये इसके जो हिली यानी कि जंगल टाइप के इसके पहाड़ हैं और चट्टानें और ये सब है। अगर हम ये कहते हैं क्या नाम है जो राइटर है अगर हम और मूव करें क्लॉकवाइज तो बर्मा जो लगता है ना इसमें जंगल ये जो जंगल हिल्स हैं अब वो माउंटेन बन चुके हैं यानी कि एक माउंटेन शुरू हो चुके हैं वहां से अब कनेक्ट हो गया वेस्टर्न एक्सट्रीम पर ना बिल्कुल और 20,000 फीट तक पहुंच जाते हैं ये सब और हिमालय के साथ ये मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो बर्मा ये रहा और यहाँ से फिर शुरुआत होती है ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये नेपाल की और जहाँ तक मेरा माउस का वो आ रहा है यहाँ पर क्या नाम है ये हिमालय शुरू होते हैं यहाँ पे ये पूरा हिमालयाज़ की जगह है और इसके अगर ये बिल्कुल नीचे आए तो इन जगहों पर फिर शुरू हो जाता है हिली माउंटेन से अब पूरा एक माउंटेन जो 20,000 फीट तक है पहुँच जाता है। अच्छा ये हमें तिब्बत तक पहुँचा देता है और इसकी इम्पोर्टेंस भी चाइना के साथ बहुत वैल्यू रखती है। हिमालयाज़ की जो लेंथ है वो चाइनीज़ इंडियन बॉर्डर तक है और उसके साथ उसके बाद ये फिर डिसेंड होता है टू काराकोरम रेंज जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान तक जाता है कि आप ये पूरा ये यहाँ तक जो इंडिया और चाइना बॉर्डर आ गई पूरा हिमालयाज़ से घिरा हुआ है और फिर बिल्कुल नॉर्थ में पाकिस्तान पे ये इस तरफ से काराकोरम का रेंज शुरू हो जाती है जो फिर ताजिकिस्तान, कायरेगिस्तान या फिर जहाँ तक इन्होंने इसको मेंशन किया ताजिकिस्तान तक ज़्यादातर ताजिकिस्तान तक इसकी काराकोरम रेंज आती है। अच्छा ये कहते हैं कि ये एक नेचर की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और इंडिया क्या है कि इंडिया के हिसाब से ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है और हिमालय दोनों कंट्री को इकोनॉमिकली और मिलिट्री कट ऑफ रखता है। इंडिया चाइना में डिस्प्यूट्स हैं चाइना क्लेम करता है कि इंडियन जो प्रोविंस है वो उसका है यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है और क्या नाम है और जो इंडिया कहता है कि चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है अक्साई चिन को लेकिन ये एक दूसरे को जो बुरा बड़ा कहने के बजाय ये राइटर कहते हैं कि इनको चाहिए कि बुरा बड़ा ना कहें आपस में ये नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर बल्कि इनको चाहिए कि ये बेहतर तरीके से चलें आगे ना कि ये लड़ाई करें जैसे कि एक ज़माने में इनकी वॉर हो गई थी 1962 में। अच्छा, अब ये बताते हैं 1962 का थोड़ा-सा कि 1962 में ये हुआ कि जहाँ सीरीज़ ऑफ वायलेंट बॉर्डर्स डिस्प्यूट चल रहे थे और एक फिर अचानक से एक लार्ज स्केल माउंटेन फाइटिंग बन गया था ये और ये टेंशन अभी भी है और दोनों कंट्री को चाहिए कि बेहतर तौर पर चले। ये राइटर की सजेशन है। या समझे राइटर ये चाहते तो बहुत है।
अच्छा, बहुत कम ट्रेड है इन दोनों मुल्क में ना ओवर द सेंचुरीज़, और इम्कान भी नहीं है कि ये कोई चेंज होगा कि इनकी ट्रेड और शायद बढ़े या नहीं हो, इम्कान नहीं लगता। और जो इसको बताते हैं कि ऑफ कोर्स जो बॉर्डर है तिब्बतियन इंडियन बॉर्डर है, और यही वही जगह है जहाँ चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तिब्बत वाली ये जगह है, और यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे इंडिया आ जाता है नॉर्थ में, जिसकी बॉर्डर लगती है तिब्बत इंडियन बॉर्डर, और इसको ये कंट्रोल करना चाहता है। अच्छा, ये एक जियोपॉलिटिक्स का फ़ियर है ना, कि अगर चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल नहीं किया, तो ये पॉसिबल होगा कि इंडिया कर ले। अच्छा, आगे ये कहते हैं राइटर के ये इंडिया को एक समझे हाइट देगा तिब्बतन प्लेट्यू की, और एक बेस होगी तिब्बतन के पहाड़ों पे, जो हार्डलैंड तक पहुंच पुष्ट हो सकती है। और साथ ही साथ अगर कंट्रोल हो जाए तिब्बत, अगर इंडिया तिब्बत को कंट्रोल कर ले, तो चाइना की जो थ्री ग्रेट रिवर्स हैं जो मैंने पहले बताया था, द येलो, यंगटेजी और जो मैकोंग है, ये एक नया है, ये मुझे नहीं पता अभी। मैंने इन दोनों को तो मेंशन किया था, द येलो और यंगटेजी का। तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और तिब्बत को चाइना का वाटर टावर कहा जाता है। और चाइना को जो वाटर की ज़रूरत है, वाटर यूसेज जो है चाइना की, वो यूएसए से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि चाइना का तिब्बत पर कंट्रोल रिवर सोर्सेस का सिर्फ सिक्योर करना नहीं है, बल्कि कोई भी पावर जो स्पेशली जो इंडिया है, वो लेवरेज हासिल ना करे। इंडिया का अगर ये प्लान ना हो कि वो मैं वाटर सप्लाई कट कर दूंगा चाइना की, लेकिन इसका प्लान नहीं हो अगर, लेकिन जब भी चाइना ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो कंट्रोल छोड़ दे उस जगह पे। अच्छा, सेंचुरी से चाइना ये काम कर रहा है कि कोई तिब्बत को कंट्रोल ना करे ना, जबकि जो दालाई लामा, जो एक समझे एक बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर था, स्पिरिचुअल लीडर था बुद्धिज्म का, और जो ये समझे 1959 से पहले था ना, जब ये तिब्बत को ऑक्यूपाई नहीं किया था चाइना ने, उस ज़माने का ये बंदा है। तो अब ये कहते हैं कि जो जो ये बंदा है दलाई लामा, और जो एक ग्रुप है फ्री तिब्बत मूवमेंट, वो बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट चाइना रूल। और चाइना एक ग्लोबल पावर है, और वो इन सब से वो नहीं हटेगा, यानी कि जो तिब्बत मूवमेंट जो प्रोटेस्ट करती है ना, वो तिब्बत मूवमेंट सिर्फ ये करती है कि भाई वो बोलते हैं कि हमको सिर्फ पीस, और हम नॉन वायलेंट ग्रुप है, हम सिर्फ प्रोटेस्ट के ज़रिए और इन सब के ज़रिए हटेंगे। अब चाइना क्या है, वो इतना सुपर पावर है, तो वो इन सब से इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता चाइना को। अच्छा, जब वेस्टर्नर्स ने या वो मिस्टर ग्रियो हो या फिर ओबामा हो, तिब्बत की बात करते हैं, तो चाइना को ये बड़ा इरिटेटिंग करता है ना, कि अगर वो जब भी तिब्बत की बात करें, वो इसको प्रिज़्म ऑफ ह्यूमन राइट्स के एंगल से नहीं देखते, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी की तरफ से लेंस से देखते हैं इस चीज़ को। इनको ये बिलीव है कि भई वेस्टर्नर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो सिक्योरिटी को है उनको अंडरमाइन करते हैं। ये कहते हैं कि मार्शल कि असल में चाइना की सिक्योरिटी अंडरमाइन नहीं है और ना होगी। अगर अक्सर अपराइज़िंग होती है फ्यूचर में, तो चाइना में, लेकिन जब भी अगर कोई भी इतनी यानी कि फ्यूचर में अपराइज़िंग्स होना शुरू कर जाएँ तिब्बत के अंदर, तो ये चाइना के लिए और तिब्बत के लिए, तिब्बत कभी भी आज़ाद नहीं होगा, और चाइना इसको हमेशा कंट्रोल ही रखेगा। चाइना स्टैंड कर रहा है कंट्रोल तिब्बत पर ना, बाय बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेलवेज़ वगैरह। और इसका प्रोसेस शुरू हुआ था 1950 से, जब चाइनीज़ आर्मी ने रोड कंस्ट्रक्ट किए थे कि वो सिक्योर कर सके रीजन को। इसने तिब्बत को मॉडर्नाइज़ कर दिया था बहुत ज़्यादा, लेकिन और हान चाइनीज़ के लिए ये बड़ा एक ईज़ी भी कर दिया था कि वो यहाँ पे आके ट्रैवल कर सकें। चाइना ने सक्सेसफुली रेलवे बिल्ड किया तिब्बत में, जबकि ये कंसीडर किया जा रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो हार्श टेरेन है उस वजह से। अच्छा, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स पहले शक में थे कि क्या ये रेलवे जो बन सकेगा, पैरा फॉरेस्ट और माउंटेन और वैलीज़ को क्रॉस करेगा। पैरा फॉरेस्ट वो समझे वो होता है
कि एक टाइप की अंडरग्राउंड मेरे ख़्याल से एक वो होती है -32 डिग्री तक अगर वो जम जाए और वो 2 साल तक रहे तो उसको बहुत ज़्यादा वो बड़ी स्ट्रगल और वैसी चीज़ है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब वहाँ पे रेलवे बनाना, क्या नाम है इनको तो ये बहुत स्ट्रगल का काम था, लेकिन चाइना ने इसको भी ओवरकम कर लिया था और स्ट्रगल को भी दूर कर दिया था। अच्छा, किंगाई तिब्बत रेलवे का आगाज़ एक होता है 2006 में और जो प्रेज़िडेंट जिनटाओ हैं उन्होंने किया था। अब ये कनेक्ट करता है कि ल्हासा विथ मेजर चाइनीज़ सिटी जैसे कि शंघाई, बीजिंग है। यहाँ पे शंघाई, बीजिंग दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल शंघाई आ गया, बीजिंग इधर आ गया, इस जगह से कनेक्ट होता है। अच्छा, आगे कहते हैं ये कि इस रेलवे ना ही सिर्फ़ तिब्बत को मॉडर्नाइज़ किया, बल्कि चाइना के कंट्रोल को भी मज़बूत कर दिया था कि बाय मेकिंग ईज़ियर टू ट्रांसपोर्ट पीपल, गुड्स एंड रिसोर्सेज़ इनटू रीजन। अच्छा, आगे कहते हैं कि जब लोग आते हैं तो वो अपने साथ जैसे-जैसे कि हान चाइनीज़ जब आते हैं, तो अपने साथ चीज़ भी लाते हैं बहुत-सी जैसे कि कंज़्यूमर गुड्स और पूरे चाइना से लेके आते हैं वो कंप्यूटर्स लाते हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन्स। अच्छा, वो टूरिस्ट को भी साथ लेकर आते हैं जो लोकल इकोनॉमी को बड़ा अच्छा करता है, बड़ा उठा के रखता है। और एंशिएंट लैंड में जो क्योंकि तिब्बत एक बड़ा एंशिएंट लैंड है, इतना डेवलप्ड नहीं है, उसमें बड़ा लाते हैं, मॉडर्नाइज़ेशन आता है, मॉडर्निटी लाते हैं और जो इम्प्रूवमेंट मिलती है इनके लिविंग स्टैंडर्ड में और हेल्थ केयर में। अच्छा, और तिब्बतियन गुड्स को वो पूरी दुनिया में ले जाते हैं, जो तिब्बत निकालते हैं अपनी चीज़ें, जो अपने गुड्स निकालते हैं उसको पूरी दुनिया में इसकी पब्लिसिटी करते हैं या फिर उसको पूरी दुनिया तिब्बत की गुड्स से वाकिफ़ हो जाती है। अच्छा, इसके साथ-साथ लेकिन वो मिलियंस ऑफ हान चाइनीज़ को भी साथ लेके आते हैं। आगे कहते हैं कि हान चाइनीज़ जो आए हैं तिब्बत में इसकी ट्रू फिगर्स निकालना बड़ा मुश्किल है। फ्री तिब्बत जो मूवमेंट है वो क्लेम करते हैं कि भई कि वाइडर कल्चरल जो तिब्बतियन रीजन है, उसमें तिब्बतियन जो अब हैं वो माइनॉरिटी हो चुके हैं। जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि नहीं 90% पीपल अभी तिब्बतियन हैं वहाँ पे। अच्छा, टिम मार्शल कहते हैं कि दोनों साइड बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं, लेकिन एविडेंस ये शो करता है कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ाकर बता रही है। और इसमें इनको भी इंक्लूड नहीं किया जो हान माइग्रेंट हैं, जो अभी तक रेज़िडेंट रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। पर एक आम ऑब्ज़र्वर अगर वहाँ पे है, वो ये बता सकता है कि जो हान है वो डोमिनेट कर रहे हैं तिब्बत में और ख़ास करके उनके अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, आगे कहते हैं ये कि एक ज़माने में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ मंचूरिया, इनर मंगोलिया और यिंगजियांग की आबादी जो थी वो मंचूरियन थी, मंगोलियन थी और यूगर्स की थी। लेकिन अब इन तीनों जगह पे मेजॉरिटी हान चाइनीज़ की आ रही है और या बनने वाली है और यही हाल तिब्बत के साथ भी होगा। टिम मार्शल ये कहते हैं कि हान चाइनीज़ जो एक एथनिक ग्रुप है चाइना का जो मेजॉरिटी है वो इन जगहों को भी जैसे कि ज़िंगजियांग है, यहाँ पे बिल्कुल कवर कर चुके हैं और मंचूरिया को कर चुके हैं, मंगोलिया के जो रीजन है उसको कर चुके हैं। तो अब ये इम्कान है कि ये तिब्बत के साथ भी यही करेंगे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी हो जाएगी इनकी, हान चाइनीज़ की। अच्छा, ये कहते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि हान के खिलाफ नफ़रत जो है वो बहुत बढ़ेगी। जैसे कि 2008 में एंटी चाइनीज़ तिब्बतन प्रोटेस्ट ल्हासा में हुआ था और हान की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको लूटा था, जलाया गया था और 21 लोग मरे थे और हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंजर्ड थे कि एक 2008 में एक ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ यानी कि एक एंटी चाइनीज़ तिब्बतियन ने प्रोटेस्ट शुरू किया ल्हासा में जिसके नतीजा ये हुआ कि 21 लोग मारे गए और सारी चीज़ें हुई। अथॉरिटीज़ ने क्रैकडाउन किए और फ्री तिब्बतन मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रही, कि वो अभी तक वही कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये सिचुएशन हमेशा रहेगी और हान जो हैं वो आते ही चले जाएँगे। ये कोई यानी कि कोई चेंज नहीं होने वाला उस जगह पे कि हाँ, हुआ था ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट लेकिन अभी भी बस कोई इसका असर नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला।
चाइना की मैसिव पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली क्रेम्ड है हार्टलैंड में, यानी कि हार्टलैंड आपको पता है ना, इस रीजन को कहते हैं नॉर्थ चाइना प्लेन। हार्टलैंड पे ये बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं अब, और ये अब एक्सपेंड करना चाहते हैं। जैसे कि अमेरिका के लोगों ने अमेरिकन के वेस्ट में गया है, यानी कि जो अमेरिका का जो कंट्री है, उसकी जो ईस्ट जो जगह है, जो अटलांटिक है, वहाँ से लोग वेस्ट की तरफ आ गए, जो पैसिफिक की तरफ पड़ता है। अच्छा, देखा वैसे ही चाइना भी अब ये कर रहे हैं कि चाइनीज़ भी ये शुरू करना शुरू कर दिया कि वो भी अब मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशंस, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन्स, इसको आयरन रूस्टर कहा जाता है। यहाँ पे जो टिम मार्शल यूज़ करते हैं इस लफ्ज़ का, उसको बनाते हैं और इसको यानी कि हान लोग के लिए आसानी पैदा कर देता है कि वो तिब्बत में आराम से पहुँच सकें। और यही चीज़ जो है वो डेमोग्राफिक्स को चेंज कर रही है, और वहाँ के जो रहने का तरीका है उसको भी बहुत चेंज करी है उन जगहों को। अच्छा, फिर अब ये कहते हैं कि अब थोड़ा हम और आगे क्लॉकवाइज़ आगे जाते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया था मंगोलिया से, ये पूरा क्लॉकवाइज़ होते-होते अब ये पाकिस्तान पे आता है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अब क्लॉक आती है बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड कायरगिस्तान, जो तमाम जगह पहाड़ हैं। ये एक एंशिएंट सिल्क रूट है और हिस्टोरिक ट्रेड नेटवर्क है, और जो लिंक करता है चाइनीज़ को पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सिल्क रूट आप ये समझ लें, मैंने इसका एक मैप भी है, ये रहा सिल्क रूट। सिल्क रूट ये समझ लें कि ये वो जगह है कि अ, जो चाइनीज़ जो गुड्स थे, यानी कि ये समझिए बहुत पुरानी की बात है, ये कोई बीसीई की बात है। चाइना की जो एक डायनेस्टी थी, उसने वो वहाँ से ट्रेड करती थी इन जगह, इनलैंड से, इन रूट से। तो इस रूट को, जो इस एरिया ऑफ रूट को कहा जाता है, इसको कहता है सिल्क रोड। और सिल्क रोड इसकी वजह से है कि भाई सिल्क, क्योंकि ये जर्मन हिस्टोरियन तो उसने नाम रखा था, ये 19th सेंचुरी से इसका नाम पड़ा है सिल्क रूट। और क्या नाम है, सिल्क विल्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो होती थी, क्योंकि यूरोप में बहुत महँगी थी, तो इस वजह से इसका नाम, एक वजह थी कि इसको सिल्क रूट भी रखा गया इसका नाम। और यहाँ ये आप देख लें कि कहाँ से पूरा कनेक्ट होती हुई जाती है, पूरा कायरो तक और कॉन्स्टेंटिनोपल तक, जो एक बहुत ज़्यादा वो है। और इसका जो बीच का रास्ता है वो यही पड़ता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी जगह है। अच्छा, ये रीजन चाइना की डिफेंस के लिए बहुत वीक स्पॉट है, जो एक गैप पैदा करता है बिटवीन माउंटेन एंड डेजर्ट। लेकिन ये चाइनीज़ के हार्टलैंड से बहुत ज़्यादा दूर है। और जो कज़ाक्स लोग हैं, जो कज़ाकिस्तान वाले कहा जाता है, अ, जो ये कज़ाकिस्तान, जो कज़ाक्स में इतनी पावर नहीं है उनके अंदर कि वो थ्रेट करें क्या नाम है, चाइना को। और रशिया तो बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो वो भी इतना ज़्यादा मसला नहीं करता चाइना के लिए। अच्छा, साउथ ईस्ट ऑफ कज़ाक्स आप देखें क्या पड़ता है। साउथ ऑफ ईस्ट कज़ाक्स बॉर्डर एक है सेमी ऑटोनॉमस चाइनीज़ प्रोविंस की, जिसका नाम है यिनजियांग। उसमें जो नेटिव है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की है। और अ, जो यूगर्स पीपल हैं, वो उनको यूगर्स पीपल कहा जाता है ना, और वो तुर्किश बोलते हैं। यिनजियांग की जो बॉर्डर है वो 8 कंट्रीज़ से मिलती है, जिसमें रशिया है, मंगोलिया है, कज़ाकिस्तान है, कायरगिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। अच्छा, आगे ये कहते हैं कि यिनजियांग में हमेशा से ट्रबल थी, है और रहेगी। यूगर्स ने 2 दफ़ा इंडिपेंडेंट डिक्लेयर की थी, स्टेट ऑफ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान करके, 1930s में और 1940s में। इन्होंने रशियन एम्पायर को कोलैप्स होता देखा है, जो फॉर्मर सोवियत जो नेबर्स थे, जैसे कि यूक्रेन है और हंगरी है, उज़्बेकिस्तान, ये सारे कज़ाकिस्तान वगैरह जो सारे कंट्रीज़ आते हैं, वो एक सॉवरेन कंट्री पे बन गए। अच्छा, और ये इंस्पायर्ड हुए बड़ा जो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, उससे बड़ा ये इंस्पायर हुए थे। अच्छा, और अब वो दोबारा अलग होना चाहते हैं चाइना से। अच्छा, यिनज़ेन चाइना की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ इंट्रा एथनिक रिवॉल्ट हुआ 2009 में। और ये बड़ा एक समझे कि इंट्रा एथनिक रिवॉल्ट क्या था वहाँ का, कि
जो यिंग जैंग के अंदर हान चाइनीज़ थे और जो यूगर्स थे, इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो शुरू हुआ था ऐसे कि फैक्ट्री में कुछ एक टॉय फैक्ट्री थी, उसके अंदर कुछ हान चाइनीज़ थे, उन्होंने 2 यूगर्स को मारा था। जिसके खिलाफ ये हुआ कि फिर इन्होंने भी जवाब दिया, यूगर्स ने, और फिर हान चाइनीज़ आ गए और उन्होंने भी मारा। और एक फिर क्या नाम है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया और मेजॉरिटी लोग जो मरे थे उसमें, वो हान चाइनीज़ ही थे, जिसमें 200 डेथ्स हुई। और चाइना ने इसको रिस्पॉन्ड जो किया, वो तो फोर्स से किया, बाय फोर्स और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की लार्ज स्केल में। और हान चाइनीज़ को वहाँ माइग्रेट करवाया वहाँ को और ज़्यादा। अच्छा, यूगर्स का मसला है कि यूगर्स जो जितने भी हैं, उनके ऊपर बड़ा ज़ुल्म है, इस वजह से कि उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। उनके साथ क्या नाम है, उनको जो वो चाहते हैं कि भई हम अलग वो बने ना मुल्क, वो हों और हमको एक अपना राइट्स मिले हमारे, और हमको रिलीजियस फ्रीडम हो, ये सब चाइना करता नहीं है, क्योंकि चाइना खुद एक कम्युनिस्ट मुल्क है और कम्युनिज़्म जो है वो है ही एंटी रिलीजन है बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मसला है वहाँ के अंदर। अच्छा, यिनज़ेंग जो प्रोविंस है, एक बफर ज़ोन की तरह एक्ट करता है, और जैसे कि बताया कि वो 8 कंट्री से बॉर्डर लगती है, और जो इसमें बड़े रिच रिसोर्सेज़ हैं जैसे कि ऑयल वगैरह। और यहाँ जो चाइना है वो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी करता रहता है। अच्छा, यिनज़ेंग जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है चाइना के वर्ल्ड वन बेल्ट या वन रोड इनिशिएटिव, जिसको आज अभी कह रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये आपको इसकी फ़ोटो देख लेते हो कि इसका मैप कहाँ से कहाँ लगता है। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या नाम है कि ये करना क्या चाहते हैं, इसका पहले ये देखना है कि ये जो है ना, एक प्लान है, 2013 में आया था, एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो पुअर कंट्रीज़ को डेवलप करेंगे और वहाँ से अपने जो इंटरेस्ट है चाइना के, जैसे कि अफ्रीका में कीनिया वगैरह जैसे में आपको आ रहा है कि यहाँ पे भाई हम पोर्ट्स बनाएँगे आपके लिए और ये सब करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी, यहाँ से अब अपना सामान, यानी कि आप उसको ले लें कि रिसोर्सेज़ निकालेंगे हम, और आपको भी तो कुछ मिल जाएगा उसका, सौदा उनको भी मिलेगा, ये अपना लेना चाहते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यही कि जिसमें आपका रेलवेज़ बनेंगी, रोड्स बनेंगी, जिसमें सी पैक है, वो भी इसका हिस्सा है चाइना के प्रोजेक्ट का, जिसमें वो ट्रेड रूट का, जिसमें पिछली बार डिस्कशन भी हुई थी कि क्या चाहता है, कहाँ से ट्रेड रूट करना चाहता है और उसको क्या मसला है अगर जो अभी की ट्रेड रूट से। तो ये इनका एक प्लान है, जिसका जैसा कि अब ये खुद भी कहते हैं टिम मार्शल के, जिसका मकसद स्ट्रेंथ करना है इनकी ट्रेड रूट को। और सिल्क रोड जो है, जो अभी मैंने बताया इकोनॉमिक बेल्ट को है, उसको रिवाइव करता है ये ओल्ड सिल्क रूट से। और जो यिंगजेंग से होकर जो सिल्क रोड है वो कनेक्ट करता है गवादर को चाइना से। गवादर और चाइना कनेक्ट होते हैं यहाँ से कि ये आपका एक सी पैक बनेगा, कराकोरम हाईवे से जाएगा, और जहाँ पे ये ओपन होगा चाइना में, वो जो प्रोविंस है वो यिंगजेंग है। अच्छा, और क्या नाम है, गवादर में इसको वो हुआ था, और गवादर पे इन्होंने फिर एक वादा किया था, एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ 2015 में 40 साल का, और ये चाइना के लैंड और सी रूट्स को कनेक्ट कर देगा, टिम मार्शल कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि चाइना का यिंग यांग की डेमोग्राफिक्स चाइना यिंग यांग की डेमोग्राफिक्स को रीशेप कर रहा है, और और ये एनकरेज कर रहा है चाइनीज माइग्रेशन को कि वो इस रीजन पे माइग्रेट करें। अच्छा, बहुत से सिटीज़ और टाउन जैसे कि शियाज़ी है, जो उनके टाउन्स वगैरह हैं, वो डेवलप्ड हो गए हैं, टिम मार्शल कहते हैं। जो हान वर्कर्स को जो अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नई फैक्ट्री बिल्ड हुई है, जिसने वहाँ के डेमोग्राफिक्स को चेंज किया है। और हान चाइनीज़ अब वहाँ 40% हो गए हैं, लेकिन ये कहते हैं टिम मार्शल के एग्ज़ैक्ट नंबर्स अभी भी मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी वगैरह है ये सब। अच्छा, उरुमाकई जो कैपिटल है, यानी कि जिनजियांग का, जैसे कि सिंध का कैपिटल कह लें कि आप, प्रोविंस का कैपिटल कराची है या फिर उसका लाहौर है, वैसे ही उनका ये उरुमकी वगैरह है, ये नाम है इनका। चाइनीज़ अब मेजॉरिटी में हो जाएँगे, ये कहते हैं कि कुछ अरसे बाद। इस डेमोग्राफिक चेंज से चाइना बड़ा मज़बूती से इंटीग्रेट कर देगा इस रीजन को, और बड़ा रिड्यूस कर देगा यूगर्स की पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंस को।
आगे कहते हैं कि ये जो यूगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसको बड़ी स्ट्रगल कर रही है ये बड़ी टू गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन। जैसे तिब्बत इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ने हासिल की थी, जिसमें एक तो एक उनकी वजह ये थी कि दलाई लामा जैसे जो प्रोमिनेंट फिगर वगैरह वो थे, और जैसे कि अभी इनके जो ग्रुप्स हैं यूगर्स के, वर्ल्ड यूगर कांग्रेस जो जर्मनी में है, और जो ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन मूवमेंट जो है वो तुर्की में है, वो एडवोकेट करता है बड़ा यूगर्स की इंडिपेंडेंस को। लेकिन ये इंटरनेशनली ये अभी भी कॉज को अननोन ही है, ये इतना ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, चाइना चाहता है कि यही चीज होती चली जाए by maintaining diplomatic ties with neighboring countries, और वो बड़ा neighboring countries के साथ diplomatic ties करना चाह रहे हैं कि इनको एक्सटर्नल, अच्छा वजह क्यों है, क्योंकि इनको एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले या सेफ हेवन्स ना मिले सेपरेटिस्ट मूवमेंट को। अच्छा, चाइना जो है वो यूगर सेपरेटिस्ट को लेबल करता है कि ये इस्लामिक टेररिस्ट हैं, और इनको अलकायदा वगैरह से मिलाता है। लेकिन ये कहते हैं टिम मार्शल के, लेकिन मूवमेंट जो है वो ज्यादा नेशनलिस्ट है ना कि रिलीजियस है असल में। अच्छा, वायलेंट अटैक्स यूजिंग गन्स, बॉम्ब्स एंड नाइफ्स अगेंस्ट चाइनीज स्टेट और हान चाइनीज सेटलर्स कंटिन्यू रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स ना। अगर टेंशन रही तो ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करे जाएगा, और ये एक समझे एक बड़ा अपराइजिंग भी बन सकता है। अच्छा, अर्ली 2016 में चाइना ने क्लेम किया कि उनकी जो उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट की है कि वो इस्लामिक मूवमेंट को जो जिंगजैंग में उनको वीक कर दिया, ये इनका क्लेम था चाइना का। लेकिन रिपोर्ट जो बताती हैं वो कुछ और बताती हैं। वो कहती हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तुर्किश मिलिट्री ने कहा कि इन्होंने 324 सस्पेक्टेड जिहादिस्ट को अरेस्ट किया है, कि वो सीरिया में जा रहे थे इन 2015। अच्छा, ये इंडिकेट करता है कि यूगर्स जो है वो अभी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, चाइना लिंक करता है यूगर सेपरेशन को इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से, और लेकिन जो असल में ये ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है। यूगर्स जो है वो यूगर फाइटर्स की जो प्रेजेंस है वो सीरिया में बताई जाती है कि वहां पे भी है, और वो बताती है कि रेडिकलाइजेशन अभी भी कंसर्न है चाइना का, और चाइना अभी भी एलिमिनेट नहीं कर सका इन चीजों को। तो चाइना के जो यिंग जैंग और तिब्बत से कंट्रोल कभी भी हटाना नहीं, इनसे कंट्रोल हटाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बोथ रीजन प्रोवाइड करते हैं बड़े मार्केट्स फॉर चाइनीज गुड्स, और चाइना की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि भाई कंटिन्यू प्रोडक्शन करे और सेल्स करे, ताकि वो मेंटेन कर सके ग्रोथ को, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रोक सके। अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई तो ये थ्रेट होगा चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी अभी की उसको, कि वो ग्रिप नहीं कर सकेंगे अपनी पावर चाइना के अंदर। जब भी चाइना बहुत सख्त कंट्रोल करता है उन रीजन्स पर, और इंडिपेंडेंस का समझे कि वहां पे कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि सिमिलर रीजंस हैं कि पार्टी जो है उनकी वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाती। अगर वो कहते हैं कि अगर सबको वोट करने का इजाजत मिल जाए, तो वो यूनिटी ऑफ जो हान के जो लोगों जो यूनिटी ऑफ समझे चाइना है वो क्रैक हो जाएगी, या शायद कंट्री साइड और अर्बन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और बफर जोन के पीपल जो हैं, जो यानी कि जो समझे यिंग जैंग और ये सारी जगह के लोग जो हैं, तिब्बत के लोग जो हैं, इनमें बड़ी करेज पैदा हो जाएगी कि वो चाइना को फर्दर वीक कर सकें, और चाइना से बड़ा फर्दर वीक होगा। चाइना की रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस्ड इन जो लीडरशिप है वो बड़ी इन्फ्लुएंस्ड है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, खास तौर पर जब वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन का उनके ऊपर दौर गुजरा था, जब फॉरेन पावर्स जो थे, जो वेस्टर्न्स थे, उन्होंने चाइना को एक्सप्लॉइट किया था और बुरी तरीके से वीक कर दिया था। इसलिए चाइना ये नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, तो उन्होंने एक यूनिटी और एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा तरजीह दी डेमोक्रेसी से ज्यादा, कि सब यूनाइट रहें। अच्छा, चाइनीज सोसाइटी जो है वो वेस्ट की तरह नहीं है, कि वो वेस्ट की तरह नहीं देखते सोसाइटी को, जो चाइनीज लोग हैं या चाइनीज की गवर्नमेंट कहना। वेस्टर्न जो है वो करते हैं कि भाई इंडिविजुअल राइट्स हों,
और इन सबको बड़ा तरजीह देते हैं कि भई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ें हो। और जो चाइनीज़ हैं वो करते हैं कलेक्टिव बेनिफिट को उस एंगल से देखते हैं। चाइना वेस्ट को क्या नाम है चाइना वेस्ट के इंडिविजुअल राइट्स को थ्रेट समझती है कि वो यूनिटी और सोशल को वो एक थ्रेट के तौर पे डील करेगी, जो इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स हैं। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को बड़ा एक्सेप्ट भी करती है कि यूनिटी वाली चीज़ को कि इतना ज़्यादा उनके लिए कोई मसला नहीं है। और जो चाइनीज़ है वो फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी कि तरजीह देंगे बजाय के इंडिविजुअलिज़्म और इन सब के। तो वहाँ पे बड़ा ये स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह और पाए जाते हैं। और जो एक समझ लें इसी का एक देखा-देखी एक ईरान में भी है कि ईरान ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट रूल किया हुआ है और एक इस्लामिक का वो किया हुआ है, जिसके अंदर ये एक नुकसान जो इसका बहुत बड़ा ये होता है कि ईरान के अंदर की जो आबादी वो ईरान से बेहद बगावत करना चाहती है। उनको मौका गया वो बगावत कर लेंगे। और यही हाल चाइना के अंदर भी है, लेकिन चाइना का अभी आगे बताएँगे भी, थोड़ा-सा ही रह गया है कि किस तरीके से चाइना ने इनको डील किया। अच्छा, ऑथर कहते हैं कि मैं एक दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसडर को जो लंदन में थे, उनको एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में ले गया और उम्मीद ये करते थे कि भई वो रिपीट करेंगे। एक कोट है प्राइम मिनिस्टर ज़ुहो एनाली का, जिन्होंने जो आंसर किया था उन्होंने रिचर्ड निक्सन के सवाल को। जो रिचर्ड निक्सन ने सवाल किया था व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? जिसका जवाब इन्होंने दिया था कि इट्स टू सून टू टेल। इसका मतलब आगे बताता हूँ क्या है ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। इंस्टीड के वो हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन करते और उसको कंसिडर करते, लेकिन चाइनीज़ जो एम्पेरर था उन्होंने फर्मली डिफेंड कर रहे थे चाइना की गवर्नेंस को। इसका ये था कि देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, किस वजह से आई कि वो वही ज़ालिम थे, उनके जो हुक्मरान थे, उसके खिलाफ बगावत की और इनको हटाया गया। वैसे ही अब जो चाइनीज़ के अंदर के लोग हैं, चाइना के अंदर के लोग हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है कि जैसे कि अभी 1989 के जो मैंने पहले बताया था कि जो क्या तो नाम था उसका कौन सा स्क्वायर जो था जहाँ पे मैसेकर हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, मैं उसका नाम भूल गया। 1989 का भी जो पहले सेशन में हमने बात की थी, उसमें भी यही हुआ था कि भाई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या हुआ एरप्शन वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया आपस में, बड़ा मारा है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अवाम को। तो ये बोले थे कि देख ये भी हो सकता है, लेकिन जो एम्बेसडर था, एम्बेसडर इस चीज़ को बार-बार डिफेंड कर रहा है कि नहीं चाइनीज़ की गवर्नेंस जो है वो सही है और ये है। जो एक बहुत ज़्यादा एक मैं एक बल्कि एक जो एक आप लोगों ने शायद उनको सुना हो खालिद अब्बासी, जो है कि मेरा ख़्याल वही नाम है। उन्होंने कहा था मैं उनका सुन रहा था कि अमेरिका तो जब भी बहुत बेहतर है, अमेरिका बहुत अच्छा है कि वो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच कब जब भी देता है, कि आप बोल सकते हैं। लेकिन चाइना अगर ग्लोबल पावर बनता है, सुपर पावर, तो चाइना तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और चाइना बहुत ज़ालिम है। अच्छा, एम्बेसडर आर्ग्यू करता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो ह्यूमन राइट्स कहती हैं, फुली इम्प्लीमेंट हो, तो ये वाइड स्प्रेड वायलेंस और डेथ्स पैदा करेगा। उसके बाद एम्बेसडर ने चैलेंज किया असम्पशन की कि वेस्टर्न के जो वैल्यूज़ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और कहा कि व्हाई डू यू थिंक योर वैल्यूज़ वुड वर्क इन अ कल्चर यू डोंट अंडरस्टैंड। अब इसका है कि भाई आपको जब पता ही नहीं है कि कौन से कल्चर क्या है और आप उसमें अपनी अपना वैल्यूज़ पुट करते चले जाएँगे, तो ये गलत है क्योंकि हर उसका एक अलग वैल्यूज़ है। और जैसे कि इसी से ये बात साबित हो जाती है, ये टिम मार्शल कहते हैं कि चाइना का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो शेप होता है इनके खुद के यूनिक हिस्ट्री और कल्चर वगैरह से। और जो आखिर में ये कहते हैं कि आखिर में क्या कि मैं जो आखिरी पैराग्राफ मैं कर रहा हूँ, जो पार्टी लीडर्स हैं और अवाम में एक डील हो चुकी है कि विल मेक यू बेटर ऑफ, यू विल फॉलो आवर ऑर्डर्स। ये एक डील है इनके दरमियान कि हम आपको ज़्यादा एक अच्छा तरीके से इकोनॉमिक वो करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपके अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, आपके जस्टिस देंगे, ये सारी चीज़ करेंगे, लेकिन आपको हमारे ऑर्डर्स को मानना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों में तो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है।
अच्छा, ये कह देंगे जब तक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ये बार्गेन चलता रहेगा आपस में, कि सब पीस रहेगा। अगर ये रुक जाए इकोनॉमी, यानी कि रुक जैसे बोला कि ये रिवर्स हो जाए, तो डील जो है वो खत्म हो जाएगी। और जो करंट लेवल पर एंगर है करप्शन के खिलाफ अवाम का, ये समझे कि एक सबूत है कि अगर इकोनॉमी डाउन हो गई, तो जो अवाम है वो बहुत ज्यादा एरप्ट करेगी और एक कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेगा पूरे चाइना में। तो आज बस यहीं तक रखते हैं, और जिसको जो सवाल है, जो कुछ पूछना है वो पूछ ले। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, मैं कर रहा हूँ। जो मेनली ये तो है। इसका वही बात है ना, जिस तरह वो सिल्क रूट है और जीजिंग से पाकिस्तान के साथ गवादर वाला एक प्लान है, एक तो वो चीज़ है, और उसके अलावा ये वाला जो इनका प्लान है जीजिंग से, ये भी जीजिंग से ही है। और वो पहाड़ी हाँ, इलाके को जिंग से। हट के है ना, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाके से हट के कजाकिस्तान से होते हुए ईरान, और ईरान से आके फिर यूरोप तक की एंट्रेंस ना। हाँ, बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं ना हाँ, कि इन्होंने कहाँ से पूरा बनाया हुआ है। दुशंबे एक आता है, कैपिटल ये है ताजिकिस्तान का। क्योंकि मेनली जो और ये जैसे हम पूरा। लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि वो शिप वाला जो है हमें, वो मेनली हर किसी वो है कॉस्टली पड़ता है, तो रोड जो है, हाँ। बाय रोड तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं अब इसमें। अच्छा, एक इसमें एक बात है कि बाय रोड जो है ना वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो बाय सी है वो आसान सस्ता पड़ता है। और क्या नाम है, जो अगर ये आप ये देख रहे हैं कि अगर ये इसी मैप में देखें कि आपका मिडिल ईस्ट से सारी चीज़ें आती हैं और अफ्रीका से सारी चीज़ें आती हैं, आप भी देखें कहाँ से ये पूरे होते हुए जाती हैं, कि ये पूरा जाएगी कोलकाता या फिर कोलंबो तक। और ये आप इंडोनेशिया वाली जगह देख रहे हैं ना, छोटी सा एक जो नैरो सा रास्ता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो यहाँ से होते हुए जाता है और ये पूरा अपने पोर्ट तक जाता है। लेकिन अगर ये सी पैक बन जाता तो सिर्फ गवादर यहाँ से पूरा होते हुए इतना शॉर्ट रास्ता पड़ता है इनके लिए। तो चाइना ये बहुत चाहता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। यानी ये हो सकता है, लेकिन इन्होंने होने नहीं दिया पाकिस्तान ने, और एक उसके खिलाफ रखा, सी पैक के खिलाफ हो गए ये। और ये पूरा यूरोप को कनेक्ट कर देता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत वैसा पॉइंट था। बल्कि कल मेरी जो नहीं आलू खफा का ग्रुप, उसमें बात चली थी, तो उसमें वो है लड़का है एक अदनान, इंडिया का, उससे भी मेरी इस पे बात हो रही थी। तो बोला था कि देखो ये अगर सी पैक हो जाता ना, अगर ये बन जाता, तो हम यूगर्स के मामले में कुछ कर सकते थे। कि यूगर्स का बहुत ज़्यादा हमें अपने इंटरेस्ट मनवाते हैं, और यूगर्स की जो बिल्कुल बॉर्डर हमसे लगती है, तो वहाँ पे अपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ थोड़ा, यानी कि एक नहीं होता कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको मिलिट्रीली और फंड के लिए फंड से सपोर्ट करें उनको, तो ये सब इनका है नहीं प्लान पाकिस्तान का। तो इसी जब ही बड़ा नुकसान है पहुंचे हमें। तो किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ ले, फिर ख़त्म करते हैं।